Hello everyone, welcome back to another rewatching episode of The Law with Lawyers and I am your host Abhishek। और आज हमारे इस पॉडकास्ट पे बहुत स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। वो एक एडवोकेट है। आज हम अपने इस पॉडकास्ट पे एडवोकेट टीएन श्रीधर सर को बुलाने वाले हैं। आज हम सर से बात करेंगे कि एक आईआरएस ऑफिसर की जिंदगी क्या होती है। मैं बता दूं कि सर एक ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स में भी रह चुके हैं, एज अ उसके पोस्ट पे रह चुके हैं। तो विदाउट फर्दर एडो लेट्स एक्सटेंड आवर वार्म वेलकम टू एडवोकेट टीएन श्रीधर सर। सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे लॉ में बहुत सारे कोर्सेस होते हैं लाइक बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बट मुझे जहां तक पता है आपने डीएलएल एलएलबी करा है। ये डीएलएलबी होता क्या है? ये कितने दिन की कोर्स होती है? डीएलएल होते हैं डिप्लोमा इन लेबर लॉ। ओके सर। एक्चुअली मैंने बेसिकली मैं बीएससी माइक्रोबायोलॉजी किया हूँ। ओके सर। लॉ इज नॉट माई सब्जेक्ट। लेकिन जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आ गया तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा लॉ पढ़ लेते हैं, तो स्टार्टेड द लॉ इन बॉम्बे। तो वो टाइम में पैरेलली वो डिप्लोमा इन लेबर लॉ करने का मौका मिला। तो बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर आई कुड नॉट कंटिन्यू द लॉ, आई लेफ्ट इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट डिप्लोमा इन लेबर लॉ कर लिया था, विच वॉज ऑफ ग्रेट यूज टू मी, बिकॉज लेबर लॉ में क्या होता है कि लेबर के क्या क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके राइट्स के बारे में, उनके बारे में सब होता है। और बाद में सिमिलर थिंग्स आर एप्लीकेबल डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो होते हैं, डिपार्टमेंटली जो कोई किसी के हाथ से कुछ गलती हो गया या नहीं हो गया होगा या वट एवर द सिचुएशन बाय डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनको डिफेंड करना। या देयर आर 3 रोल्स इन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। वन इज कॉल्ड द इंक्वायरी ऑफिसर, जो कंडक्ट करता है इंक्वायरी, और दूसरा वो उस केस को प्रेजेंट करता है, इज कॉल्ड प्रेजेंटिंग ऑफिसर, और दूसरा जिसके ऊपर चार्ज लगा है, जिसको चार्ज ऑफिशियल, उसके एक डिफेंड करता है। तो फॉर्चुनेटली आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू प्ले वेयर ऑल द 3 कैप्स ऑफ डिफेंस असिस्टेंट, प्रेजेंटिंग ऑफिसर एज वेल एज इंक्वायरी ऑफिसर। तीनों चीज मुझे करने का मौका मिला डिपार्टमेंट में। तो ये जो लेबर लॉ, डिप्लोमा लेबर लॉ किया, तो दैट हेल्प मी अ लॉट इन परफॉर्मिंग दैट वर्क व्हेन इट वाज गिवन टू मी एज अ पार्ट ऑफ माय जॉब। आई डिड दैट। तो दैट इज द पॉइंट व्हेयर आई डिड दैट। तो उसके बाद एलएलबी के बारे में तभी मैं छोड़ दी, बिकॉज वर्क प्रेशर के हिसाब से वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। मैं रिटायर होने को 2012 आई रिटायर्ड एज ए जॉइंट कमिश्नर मडगांव, गोवा। ओके सर। तो उसके बाद मैंने केम टू बैंगलोर, देन आई थॉट आई विल डू माय लॉ। फिर मैंने लॉ कोर्स ज्वाइन किया एज ए रेगुलर स्टूडेंट। सर ये बहुत इंटरेस्टिंग, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जैसा कि मुझे पता है कि आपने बीएससी करा है, लॉ करा है, फिर आपने एमए इन संस्कृत भी करा है। मैं चाहता हूँ कि आप शुरू से मुझे बताएं कि आपने स्टार्टिंग कहाँ से करा था, आपने एजुकेशन कहाँ लिया है, आपका लॉ स्कूल कैसा था, आफ्टर दैट जो भी है। सी बेसिकली आई वाज born and brought up in पुणे। ओके सर। पुणे में आई स्टडीड इन ए तमिल मीडियम स्कूल। यस सर। इन ऐसे जरूरी नहीं कि हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ना चाहिए। जहां पर एसएससी तक हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तमिल रहा। यस सर। अप टू 7th standard इट वाज ऑल इन, इवन मैथमेटिक्स, साइंस, एवरीथिंग वाज इन तमिल। ओके सर। तो हमने वो स्टडी किया वहां पर। उसके बाद में आई वेंट टू डू माय बीएससी माइक्रोबायोलॉजी इन गुजरात, जिससे मेरे को गुजराती सीखने का मौका मिला। अच्छा। तो महाराष्ट्र में होने को आई केम बैक टू पुणे अगेन आफ्टर द ग्रेजुएशन। देन आई डिड माय, जब जॉब लेते हुए आई स्टडीड जर्मन के 2 कोर्स, गेट्स एंड गेट्स। मैं भी जर्मन थोड़ा सा आई वाज ए स्टूडेंट ऑफ केंद्रीय विद्यालय, तो केंद्रीय विद्यालय में एक कोर्स लाया गया था जर्मन। तो कुछ वर्ड्स जैसे गुटेन मॉर्गन फॉर गुड मॉर्निंग, गुटेन मॉर्गन वी गेट्स इन, ये सर। देन पेन को वो कुली बोलते हैं। तो जर्मन तो ये तो बहुत अच्छी लैंग्वेज है। बेसिकली मैं जिसमें वो मैक्सिमल भवन में 2 टाइप के कोर्सेज थे। एक बोलते हैं ग्रामेटिक। ओके सर। दूसरा होता है ह्योर फ्रेस्टैंडनेस। यस सर। ह्योर फ्रेस्टैंडनेस का मतलब होता है कि भाई जो बोलचाली की लैंग्वेज, यानी जो जर्मन जाते हैं तो उनको बोलचाली में क्या क्या होता है वो जो कन्वर्सेशनल होता है। ग्रामेटिक होता है, देयर इज मोर ऑफ ए ग्रामर पाथ होता है। तो जब मैंने जर्मन पढ़ा तो मुझे ताज्जुब लगा कि भाई जर्मन का जो ग्रामर है, यस सर, इट इज जस्ट लाइक संस्कृत ग्रामर। यस सर। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं तू, तुम और आप, यस यस सर, इक्वलेंट टू जर्मन है डू, डाइन एंड जी। यस सर, यस सर। और इंग्लिश में है यू, यू एंड यू, यानी ऑल 3 लेवल्स आर रिटन एज ओनली यू। तो ये चीज फैसिनेटिंग फॉर मी टू नो। देन मैं सोचा कि शायद संस्कृत जर्मन का मदर
लैंग्वेज हो सकता है, Yes, sir. मगर बेसिक जैसे यहाँ पर 7 केसेस आर देयर, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डेटिव, एब्लेटिव वगैरह वगैरह, तो लाइक दैट दे आल्सो हैव द केसेस इन जर्मन। तो वो सीखा मैंने। फिर उसके बाद आई गॉट अ जॉब इन अ हॉस्पिटल एज ए टेक्नीशियन। Yes, sir. तो मैं जनरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टेक्नीशियन करके 3 साल काम किया। आई वाज एंजॉयिंग द जॉब। So I did research, I published papers and all. And suddenly, when I was jobless, I applied for this inspector's job. And suddenly, I got an appointment of joining the income tax department in Mumbai as inspector. So I joined in 1976, Yes. Bombay. वहाँ भी I learned. I went to different places में हमको वो different formations में posting हुई। तो उसके बाद मैंने वहाँ से एक एक लेवल पे चढ़ते गए मैंने बिकम असिस्टेंट कमिश्नर IRS लेवल पे आ गया। आई वाज पोस्टेड टू बेंगलोर। तो मैं बेंगलोर में आ गया। बेंगलोर में आने के बाद फिर यहाँ पर मैं 5 साल रहा। फिर देन आई वेंट टू तुमकुर। उधर मेरे को कन्नड़ा सीखने का मौका मिला। Okay, sir. बेंगलोर में कन्नड़ा सीखने का मौका मिला। सो एट द एज ऑफ 57 आई लर्न कन्नड़ा। Wow, sir. तो कन्नड़ा सीखने के बाद देन उसके बाद आई वेंट टू हुबली। आई वाज पोस्टेड टू इन्वेस्टिगेशन Yes, sir. वेयर आई वाज इन चार्ज ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका, चित्रदुर्गा, दावनगिरी, हावेरी, गदग, धारवाड़ एंड ऑल्सो स्टेट ऑफ गोवा। Yes, sir. तो उधर मेरे को थोड़ा कोंकणी से पाला पड़ा। हाँ. तो कोंकणी इज मोर टुवर्ड्स मराठी। तो सिंस आई नो मराठी, तो आई हैड नो डिफिकल्टी इन पिकिंग अप कोंकणी अ बिट। देन उसके बाद वहां से देन आई बिकम जॉइंट कमिश्नर, वेंट टू मडगांव, सो आई पिक्ड अप दोस थिंग। देन रिटायर होके जब आ गया मैं, देन आई थॉट आई विल डू द लॉ। At what age, sir? हाँ, At what age? 60, at the age of 60, now I'm running 73. Okay. In 60. Yeah, at the age of 60, after that I did my law. Okay, sir. So 3 years, 2012 to 2015, I completed my law. लॉ करने के बाद देन तो उस टाइम भी 5 year इंटीग्रेटेड कोर्स था या आपने 3 नहीं, years? सेपरेट पोस्ट ग्रेजुएट। आफ्टर द ग्रेजुएशन 3 इयर्स Okay, कोर्स था। okay, 3 इयर्स okay. कोर्स था LLB का। हम्म। तो हमने वो तो क्या, बिकॉज पहले बम्बई में एक हुआ करता था कि BGL करके एक हुआ करता था, Okay, sir. बैचलर ऑफ जनरल लॉ करके 2 साल का होता Yes, था। sir, yes, sir. लेकिन वो बैचलर ऑफ जनरल लॉ करके प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वो 3 इयर्स करना पड़ता था। तो अभी 3 इयर्स करते हैं, तो उसकी वजह से एनरोल्ड एज एन एडवोकेट Yes, sir. इन कर्नाटका बार काउंसिल इन 2015। Okay, sir. उसके बाद आई रोट बार, उसकी यहाँ पर सिस्टम ऐसा है कि वंस यू पास योर ग्रेजुएशन, Yes, sir. then you have to apply for another exam called All India Bar Council. Incidentally, tomorrow Yes, sir. is the Bar Council exam is there. तो वो पास करना पड़ता है। वो Yes. करने के बाद ही you will get a certificate of practice. Yes, sir. Before that you are a lawyer already. Anyone who studies law is called a lawyer. Lawyer. Yes, sir. लेकिन वो एडवोकेट तब बनता है जब वो एडवोकेट करके आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है। Then only you can independently practice. तो my forte was taxation. तो मैं टैक्सेशन पे लेके देन आई एनरोल माई सेल्फ एज एन एडवोकेट एंड देन आई वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिप्रेजेंट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन कर्नाटका हाई कोर्ट इन इनकम टैक्स मैटर्स। Yes, sir. तो स्टैंडिंग काउंसिल करके मैं था 3 साल। उसके बाद सरकार ने मुझे थ्रू बार काउंसिल के रिकमेंडेशन पे आई वाज नॉमिनेटेड ए मेंबर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, रीजनल डायरेक्ट टैक्सेस एडवाइजरी कमिटी। यानी एक एडवाइजरी कमिटी होता है टैक्सेशन डायरेक्ट टैक्सेस का, Yes, sir. उसका वो कमिटी में मुझे मेंबर बनाया था 2 साल का। दैट टेन्योर इज ओवर नाउ। तो नाउ आई एम मोर ऑन एडवाइजरी साइड एंड टॉकिंग टू पीपल, एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ हैज बीन माय पैशन। So I am into the training since 1986, and even though the regular posting in training institute was only for 4 years, but I have been giving talk even today. Even last week I had been, and on 12th I had been to Chennai to talk to the chartered accountants. Okay, sir. So I keep talking to the students to encourage to their level, क्योंकि Yes, sir. जब भी मुझे क्लास के सामने जाना पड़ता है तो मुझे ये ascertain करना पड़ता है कि वो स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। Yes, sir. I cannot talk at the same level as I'm talking to the professionals, to the students. Yes, sir. तो स्टूडेंट्स के लेवल पे मुझे उतर के उनका लेवल पे समझ लेके वो हिसाब से उनको ये करना पड़ता है, क्योंकि इट इज एज स्टूडेंट क्या होता है, उनको यू नीड टू किंडल देयर हंगर फॉर नॉलेज, Yes, sir. Yes, sir. और उनको डायरेक्शन देना पड़ता है कि भाई ये आपको कैसा पढ़ना चाहिए Mhm. और ये क्यों है और ये क्या है। जैसे आई यूज्ड टू टेल द स्टूडेंट्स नॉर्मली इज दैट यू टॉक अबाउट महाभारत। Yes, sir. Mahabharata is a story of 5 H and 1 W, Yes, sir. while the law is a story of 5 W's and 1 H. Yes, sir. 5 W's क्या होता है? What is the law? Since when is the law applicable? Yes, sir. Where is the law applicable? Territorial. To whom is the law applicable? And last is why is this law? Yes, sir. ये 4 W है, वो बुक में मिलेंगे आपको। Yes, sir. बुक में एक्ट में लिखा है क्या चीज है, वो कब से एप्लीकेबिलिटी, डेट ऑफ एप्लीकेशन पे देता है, किसके ऊपर लागू होता है, ऑल दोस थिंग्स आर टेरिटरी, एवरीथिंग इज टॉक्ड ओवर देयर, बट व्हाई इज नॉट स्पेसिफाइड देयर।
देन उसके बाद H जो होता है वो होता है हाउ द लॉ इज टू बी इम्प्लीमेंटेड, देयर इज द रूल्स। यस सर, यस। तो ये उनको समझाते हैं उसमें एज टू व्हाई दिस लॉ हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो उससे पता चलता है कि ये कानून क्यों है। तो वो जब समझ जाता है ना तो आपको भी वो समझने का और इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन। और इंटरप्रिटेशन को क्या होता है, इट हैज गॉट अ बेयरिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, जब बोलते हैं सेल, CELL सेल। अभी सेल का मतलब क्या है पूछेंगे तो बायोलॉजी स्टूडेंट बोलेगा सेल मीन्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। यस सर। और इलेक्ट्रिकल वाला बोलेगा बैटरी सेल। यस सर। और स्टूडेंट को पूछेंगे वो बोलेगा सेल मीन्स मोबाइल द सेल। यस सर। प्रिजनर को पूछेंगे तो सेल जहां वो रहता है। यस सर। सो क्वेश्चन इज सी स्पेलिंग वही होता है लेकिन हर एक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसका मतलब निकलता है। यस सर। लॉ जो पास होता है वो पार्लियामेंट लॉ बनाता है विथ कीपिंग सर्टेन इंटेंशन इन द माइंड, और बाद में वो कानून बना के वो बुक में लिखी में आता है। तो इट इज रिटन एंड प्रेजेंटेड दैट लेटर ऑफ लॉ। यस सर। और व्हाई दिस लेटर हैज कम, दैट द स्पिरिट, तो दैट बिकम्स स्पिरिट ऑफ लॉ। स्पिरिट ऑफ लॉ कहीं लिखी नहीं होती है, वो समझना पड़ता है। यस सर, यस सर। और वो हालात के हिसाब से उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। सो दैट इज द क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन। और इंटरप्रेट आप तब कर पाएंगे जब भी आप उसका मकसद समझेंगे। इसका मतलब यही है, इसके हिसाब से इसका मतलब ये होना चाहिए, ये होता है। दैट इज वेयर कम्स विथ एक्सपीरियंस। तो एज ए यंग स्टूडेंट आप लोगों को क्या होता है, यंग स्टूडेंट को अपटेक लेवल बहुत ज्यादा होता है, यू कैन पिकअप वेरी फास्ट। यस सर। समझने को बहुत फास्ट पिकअप कर लेते हैं, लेकिन आपको गलत डायरेक्शन में कर दिया तो गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। यस सर। वो बात नहीं, टू अंडरस्टैंड द लॉ से हाउ इट इज टू बी अप्लाइड, हाउ इट गोस ऑन टू दैट। इसलिए आपको वो इंटरप्रिटेशन समझना बड़ा जरूरी होता है। सो जैसे कि सर आपका स्पेशलाइजेशन टैक्सेशन लॉ में ज़्यादा था, तो सपोज एक स्टूडेंट है जिसने अभी लॉ स्कूल ज्वाइन करा है, तो बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स को टैक्सेशन लॉ के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें बहुत दिक्कत होती है। लाइक उसमें डायग्राम्स मीन्स वो टेबल्स वगैरह कंटेंट वगैरह बनाना पड़ता है। आप स्टूडेंट्स को क्या सजेशन दोगे कि वो उसका जो टैक्सेशन लॉ में और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़े, वो टैक्सेशन लॉ को अच्छे से इफेक्टिवली उस एग्जाम में लिख सके? तो टैक्सेशन लॉ के लिए क्या टिप्स आप देना चाहोगे? बेसिकली क्या है कि इफ यू टॉक अबाउट इनकम टैक्स एक्ट, यस सर, बेसिकली टैक्सेशन के दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं। Yes, एक होता है डायरेक्ट टैक्स लॉ, अदर होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट टैक्स लॉ वो होता है जहां पर जो एसएससी जो है यस सर, वो सरकार को पैसा डायरेक्टली पेमेंट करता है। यस सर, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट में कीप्स सम इंटरमीडियरी फॉर कलेक्टिंग दैट टैक्सेस, लेकिन लायबिलिटी उसको सरकार की तरफ होती है। यस। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, देयर इज वन अनदर एजेंसी जो आपका पैसा कलेक्ट करके बाद में वो अपने हिसाब से सरकार को देता है, वो भी सरकार को ही जाता है, लेकिन देयर आर अदर इन्वॉल्व इन दैट। एंड बेसिक इज दैट डायरेक्ट टैक्सेस द बेसिस इज जितना आप कमाओगे वो हिसाब से आप पेमेंट करोगे। यस सर, यस। ये कमाने का लिंक्ड है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स है वो खर्चे के ऊपर इंक्लूड है। यानी अगर आप कोई चीज खरीदेंगे तभी वो टैक्स भरेंगे, खरीदेंगे नहीं तो आप टैक्स नहीं भरेंगे। यस सर। और उसमें क्या होता है, उसमें आपकी कैपेसिटी के ऊपर कोई लिंक नहीं है। यस सर। यानी एक मैच बॉक्स हो गया, एक रास्ते में रहने वाला आदमी भी वो खरीदेगा, उसको उतना ही पैसे देना पड़ेगा, और महल में रहने वाला खरीदेगा उसको भी उतने पैसे देने पड़ेंगे, और उसके ऊपर जो टैक्स एलिमेंट है उतना ही जाएगा सरकार को। अगर वो मैच बॉक्स की कीमत 10 रुपए, उसमें से 1 रुपए सरकार को जाना है, तो अगर वो रास्ते का जो आदमी है जो बिल्कुल कोई पैसे नहीं, जो एक माचिस खरीद लेता है, Yes. वो 1 रुपया सरकार को जाएगा। महल में रहने वाला भी वो 10 रुपए खरीदेगा, वो 1 रुपये जाएगा, और उसमें Yes. कोई आपके कैपेसिटी के ऊपर लिंक नहीं रहता है, खाली आपका यूटिलाइजिंग द मनी के ऊपर रहता है। इनकम डायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, यू अर्न मोर यू पे मोर, यू अर्न लेस यू पे लेस, यू डोंट अर्न यू डोंट पे, वो सिस्टम। तो इनका दोनों का फोकस आर डिफरेंट, तो ये पहले उनको समझना जरूरी है। यस सर। वो एक बार वो समझ लेंगे, फिर उसके बाद उसका एक्ट पे जाएंगे। व्हेन यू गो टू द लॉ, यस सर, वो सेक्शंस कैसे अरेंज हुए हैं, यस सर, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। हर एक को एक एक सिस्टम होता है, व्हाई दिस एंड एवरी कमा, फुल स्टॉप एंड सेमीकोलन हैज गॉट नॉट ओनली ए जस्टिफिकेशन टू रिमेन इन द एक्ट बट ऑल्सो टू रिमेन इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। एक पॉइंट आप यहां से निकल के उधर नहीं डाल सकते, उसका मतलब बदल जाएगा। यस सर। तो इसलिए आपको बेसिक समझ, दिस वाई को समझना आपका बड़ा जरूरी होता है। Yes. सो यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट
वाई इशू। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए क्या पड़ता है? नॉर्मली पीपल से यू रीड द केस लॉस, केस लॉस, केस लॉस पढ़ो। केस लॉस क्या होता है? इट इज एन इंटरप्रिटेशन डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच इट इज रिक्वायर्ड। तो आप इसलिए आप केस लॉ कुछ भी, जो भी केस लॉ आप उठाएंगे उसके 5 एलिमेंट होते हैं। पहला होता है फैक्ट्स ऑफ द केस। यस सर। उसके बाद होता है सबमिशन ऑफ द पर्सन हु हैज कम टू द कोर्ट। यस सर। तीसरा होता है सबमिशन ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom दिस केस इज गोइंग ऑन। यस सर। प्रेजेंटेशन सब हो गया, फिर कोर्ट डिसाइड करता है कि इसको क्या निर्णय क्या देना है। यस सर। तो उसके ऊपर वो डिस्कस करती है कि भाई ये दोनों ने जो भी चीज कहा, इसमें ये सर्कमस्टेंसेस में ये कौन सा मतलब इसका फिट होता है। ओके सर। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रेशियो डिसिडेंडी। तो रेशियो डिसिडेंडी जो हो गया वहां पर, फिर उसके बाद आता है कंक्लूजन और जजमेंट हो जाता है। yes, ये मतलब इसका ये है करके वो एक डिक्लेरेशन वहां पर करते हैं। yes, सो दिस इज हाउ द एंटायर। तो उनको ये समझना जरूरी पड़ता है, क्योंकि ऐसा होता है इसमें जो द ब्यूटी ऑफ द होल थिंग इज दैट जब जो आदमी कोर्ट को गया वो जब केस डिस्कस करता है, एक्सप्लेन करता है कोर्ट को, तो लगता है कि वही सही है। यस सर। जब उसको वो बैठ गया, ये खड़ा हो गया, ये अपनी तरफ से तब बात कर लगा ये सही है, यस सर। अभी ये भी सही है, ये भी सही है, तो वो सही क्या है? यस सर। वो निर्णय लेना वो न्यायाधीश का काम होता है। तो वो न्यायाधीश फिर निर्णय करता है कि मैं ये निर्णय लूंगा, और वो ये दोनों को सुन के वो क्या कैसे ये निर्णय पे आया वो लिखता है। तो इवन दो एक ही फैक्ट्स के ऊपर वो दिया है, तो सिमिलर केस आने के बावजूद भी वो सिचुएशन बदल सकता है, क्योंकि उसके फैक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं। यस सर। तो दिस आर द प्राइमरी, देयर इज नथिंग कॉल्ड परमानेंट इंटरप्रिटेशन, ऐसा नहीं होता है। दे ऑल विल वेरी ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस को है। इसलिए स्टूडेंट्स को वो समझना जरूरी है कि सिर्फ एक्ट पर, क्योंकि एक्ट आप पढ़ेंगे, पहला लाइन पढ़ेंगे, दूसरे लाइन में जाएंगे तो आपको पहला लाइन भूल जाएंगे। यस सर। यस सर। यस। और थोड़ा देर पढ़ेंगे तो नींद आ जाएगी। यस। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको आउट टू इंटरेस्ट आपको रहने के लिए क्या है ना, आपको जब लॉजिक आपके दिमाग में बैठ गया तो आप लगेगा हाँ ये होता है करके। एंड अगर आप पहले से सोचेंगे कि भाई ये मेरा निर्णय है, यस सर, वो डिसीजन आप दिमाग सोच के आप पढ़ने लगे कि मेरा डिसीजन करेक्ट है कि वो एक्ट में है कि नहीं, वो ढूंढेंगे, वो मिलेगा नहीं मिलेगा। यस। क्योंकि इट इज ओनली प्लेनली स्पीकिंग, इट इज नॉट टॉकिंग एनीथिंग, किसी का सही नहीं, वो अपने आप बता रहे, उसमें अपने को मतलब निकालना पड़ता है कि मेरे सिचुएशन में ये कहाँ फिट होता है, वो देखना पड़ता है आपको। इसलिए वो हिसाब से आपको डेवलप आपका मेंटल वो डायरेक्शन में जाना पड़ता है और आगे का भी सोचना पड़ता है। यस सर। क्योंकि अगर मैं ये कह दूं इसका रिपरकेशन क्या होता है, यस सर। क्योंकि हमने एक शब्द यूज कर लिया, वो शब्द का मतलब दूसरा निकल सकता है। क्योंकि बाण जैसा एरो छोड़ते हैं तो एरो छोड़ने तक अपने हाथ में, एक बार छूट गया वो एरो किधर जाएगा, वो उसके ऊपर लगेगा नहीं लगेगा, इनर फोर्स को लगेगा नहीं लगेगा, वो अलग बात है। यस सर। तो that's why while doing the as a lawyer, as an advocate, when you are talking in the court of law, so जब भी आप प्रेजेंट करते हैं कोई चीजों को तो अपने शब्द को बहुत समझ के यूज करना पड़ता है। यस सर। और आपका शब्द ऐसे होना चाहिए, वो तो वही मतलब देना चाहिए कि जो मतलब आप चाहते हैं। यस सर। उसका कोई गलत मतलब या विपरीत मतलब उसका नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गार्डनर प्रिंसिपल है, द थिंग विच कैन बी मिसअंडरस्टूड विल ऑलवेज बी मिसअंडरस्टूड। उसको आपको ओवरकम करना है, ऐसे करना है। यस सर। सो सर, टैक्सेशन लॉ में ड्राफ्टिंग कितना इंपॉर्टेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे मैंने कहा यस सर। ड्राफ्टिंग, पहला तो एक बात है, जब भी आप कोई कम्युनिकेशन करते हैं, यस सर। वेरी ऑफन हम लोग क्या समझते हैं, हाँ इसको मालूम होगा, यस सर। ये मालूम होगा इसलिए हम उसको बोलते जाएंगे। तो जैसे बोलते हाँ ये हम वहां गए थे, वहां से हमने उसको देखा, इसको देखा, अरे वो बोला तो वहां, बोला तो कहाँ गए थे, यस सर। इसको बोला तो किसको देखे थे। यस। ये सारा चीज आपको वो राइटिंग में देना पड़ेगा कि इट शुड बी सेल्फ कंटेन्ड कम्युनिकेशन। मैं यहां से बंबई गया, वहां गया बोलने की जगह यूं मैं यहां से बंबई गया, यस सर। वहां पर मैं सच एंड सच पर्सन को मिला, खाली मैं उससे मिला बोलने से मतलब नहीं होता है। यस सर। तो ऑल कम्युनिकेशंस हैव टू बी डन इन सच अ मैनर दैट अदर फेलो डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। इन कोर्ट में भी जब प्रेजेंट करते हैं मैटर को, तो अब ये समझ के आपको चलना है कि सामने जो अपना जो मैजिस्ट्रेट या जज जो सुनते हैं हमारे, तो उनको ये केस के बारे में कुछ पता नहीं, आपको अप्रेस करना है। Yes. क्योंकि अब बेसिकली एज एन एडवोकेट यू आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। यस सर। तो अब कोर्ट को आप समझाते हैं कि आपका केस का साइड क्या है। यस सर। तो ये समझना आपको लेके चल रहे हैं कि उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं, हमें सब बेस्ट सब बताना पड़ेगा उसको। अगर केस ला भी कोट करेंगे आप, सिर्फ नंबर कोट करके फायदा नहीं उसका, नहीं। आपको वो केस में एक
किस कनेक्शन में वो केस का जो डिसीजन है वो आपके केस में अप्लाई होता है, वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यस सर। वो समझ जाएंगे तो वो हिसाब से उसको अप्लाई करेंगे उसको, कोई बात नहीं। सो सर, एक लॉ स्टूडेंट जिसने वो अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में, और हमारा क्या होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हमारा बहुत ज़्यादा मन करता है कि ड्राफ्टिंग सीखना, वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि ड्राफ्टिंग सीखना, बट उन्हें ये नहीं पता कि हम ड्राफ्टिंग कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो अगर आपको कुछ सजेस्ट करना हो तो आप एक लॉ स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करोगे कि वो अपनी ड्राफ्टिंग स्किल को और मजबूत करें और उनको ड्राफ्टिंग कुछ सीख सके वो करें, ताकि उनको जो भी कम्युनिकेट करना है, बेसिकली व्हाट इज ड्राफ्टिंग इज अ कम्युनिकेशन। यस सर। जो आप कम्युनिकेट करते हैं तो जो भी आप अपना लिखना हैबिट होना चाहिए आपको। यस सर। आप खाली पढ़ते जाएंगे तो पढ़ेंगे भूल जाएंगे। Yes, आपको sir. लिखने का हैबिट होना चाहिए और उसमें आपको आगे का स्टेप सोचना चाहिए। यस सर। जब मैं ये कह रहा हूं व्हेन आई एम राइटिंग समथिंग, इसका मतलब क्या निकल सकता है, Yes, sir. वो सामने वाला क्या इसके बारे में सोच सकता है। ओके सर। एक सिंपल मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने कहा था खिड़की, यस सर। मैंने रेफर कर लिया खिड़की। अभी आपको बता दिया, वो सामने वाले ने कभी जिंदगी में खिड़की देखा नहीं, उसको समझाओ खिड़की क्या चीज होती है। यस सर। तो आप बताना, आप डिफाइन करने को शुरू करेंगे तो आप पहले बोलेंगे खिड़की क्या होता है। हाँ, खिड़की दीवार में एक छेद होता है Yes, sir. जिसमें फ्रेम होता है, जिसमें दरवाजे होते हैं, Yes, sir. जिससे हवा आ जाता है जाता, सब बहुत सारी चीज बोलेंगे। Yes, sir. लेकिन थोड़े ही समय में आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि भाई क्या क्या खिड़की के नाम से यस सर। सामने वाला समझ सकता है। बिकॉज इट्स समथिंग लाइक वेंटिलेटर, यस सर। समथिंग लाइक डोर। यस सर। डोर भी फ्रेम में है, यस सर। डोर में भी ग्लास है, यस सर। ये भी वही, दोनों एक ही है, तो फिर डोर और विंडो में फर्क क्या है? ये चीज आ जाती है ना दिमाग में। यस सर। इसलिए आपको जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसको आप क्लैरिटी होना चाहिए आपके लैंग्वेज में, लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना चाहिए। यस सर। तो यू शुड हैव द लैंग्वेज कमांड एंड देन यू हैव टू गो ऑन टू दैट पार्ट। लेकिन लैंग्वेज आपका पक्का होना चाहिए, वो हिसाब से आप लिखते हैं, कम्युनिकेशन क्लैरिटी होना चाहिए। सो सर, ड्राफ्टिंग में किस इंपॉर्टेंट पॉइंट को जब हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो उस टाइम उस ड्राफ्टिंग के टाइम में हमें क्या क्या पॉइंट को अपने ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारा ड्राफ्ट हो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली बहुत अच्छा ड्राफ्ट बने? जैसे हमने कहा ना, आप पहले कहना क्या चाहते हैं। यस सर। और कहना क्यों चाहते हैं। यस सर। क्योंकि अल्टीमेटली आपने क्या कहा दैट विल ओनली हैव इफेक्ट। तो आपने जो भी कहा अगर सामने वाला वही हिसाब से समझा जो आप कहना चाहते हैं तो आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। अगर आपने वो नहीं कहा, जैसे हमने पूछ लिया आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, yes, तो आपने कहा कि 28 दिसंबर। यस सर। दैट्स ऑल। तो बोले कि नो नो दैट इज नॉट कंप्लीट। मैंने कहा आपने सवाल क्या पूछा? यस सर। डेट ऑफ बर्थ पूछा, मैंने डेट ऑफ बर्थ बोला 28। यस सर। आपने महीना पूछा? नो। साल पूछा? नो सर। नहीं पूछा। तो फिर यानी आपको ये कोई डेट ऑफ बर्थ पूछता है तो आपको पहले सोचना मतलब डेट ऑफ बर्थ, आई शुड गिव कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ जिसमें डेट मंथ और ईयर हो। इट्स नॉट यू मे रिप्लाई दैट डजंट बिकम एन आंसर। रिप्लाई एंड आंसर आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो वो हिसाब से आपने वी शुड मेक एन आंसर टू दैट, नॉट जस्ट अ रिप्लाई। दैट्स इट। वो हिसाब से आप कम्युनिकेशन वो करना चाहिए, सेल्फ कंटेंट होना चाहिए, उसमें से कोई सवाल उठना ही नहीं चाहिए आगे। यस सर। ऐसा क्लैरिटी होना चाहिए। Sir, how can a law student develop a strong foundation in taxation law? देखिए ऐसा है, टैक्सेशन लॉ, एक बेसिक ऑफ टैक्सेशन लॉ इज एनफोर्समेंट ऑफ ए ड्यूटी ऑफ ए सब्जेक्ट टुवर्ड द स्टेट। यस सर। यानी जो सब्जेक्ट है यानी प्रजा है, यस सर, प्रजा के ऊपर ड्यूटी कास्ट की गई कि भाई आप इतना कमाएंगे तो इतना आपको देना पड़ेगा, ये माल लेंगे तो आपको इतना बिल देना पड़ेगा, Yes, sir. पेमेंट करना Yes. पड़ेगा, उसको ड्यूटी कास्ट किया है। यस सर। तो वो जो ड्यूटी कास्ट करके वो ये करता है, देता है, तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। यू हैव टू एक्सप्लेन टू दैट पर्सन यस सर कि ये चीजों को कैसा उसको समझना पड़ता है। तो वो चीज से जब समझ के आप जाएंगे आगे, then you will be able to understand. But you can repeat that question once again. Sir, I was asking like कि how a law student can develop a strong foundation in taxation. In tax इसलिए तो पहला उसको ये समझना चाहिए कि भाई टैक्सेशन लॉ का पर्पस क्या है। Yes sir. और क्या होता है, ये जो टैक्सेशन लॉ जो है ना, Yes sir. इट इज नॉट ए ओनली रेवेन्यू एनैक्टमेंट। Yes sir. खाली पैसा कलेक्ट करने का लॉ नहीं है। Yes sir. इट इज ए सोशियो इकोनॉमिक एंड डायनामिक एनैक्टमेंट। मैं सोशियो इसलिए कह रहा हूं कि सरकार आपसे पैसा लेकर क्या करेगी,
इट विल यूज इट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यस सर। सोसाइटी के लिए खर्चा कर रही है। अगर कोई आदमी कहता है कि भाई सर मैं आप सरकार को टैक्स देना, आप वहां से एक अस्पताल बनाएंगे, मैं खुद हॉस्पिटल बनाऊंगा जनता के लिए, यस सर। तो सरकार बोलती है ठीक है, यू आर डूइंग द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट, प्लीज डू इट। तो मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा? नहीं, जरूरत नहीं है, आप क्योंकि मैं पैसा लेके जो करना आप करना चाहते हैं आप करो, आप उतने में पैसा मत भरो। तो इसलिए आपको एक छूट दिया जाता है। यस सर। ये होता है। फिर क्या होता है कि अगर वो छूट देने के बाद अगर वो सही इस्तेमाल करता है कि नहीं करता है, अगर वो उसका गलत इस्तेमाल करता रहा, यानी लोगों से पैसे कलेक्ट करता गया, अस्पताल बनाऊंगा लेकिन पैसा बनाते नहीं, खुद खर्च कर रहे हैं, यस सर। यानी गलत चीज करते, तो उसको विड्रॉ करना पड़ता है। तो एक डायनेमिक होता है। तो इसलिए क्या होता है कि द होल प्रोसेस ऑफ टैक्सेशन कीप्स चेंजिंग। यस सर। डायनेमिक है, और जो पक्का है वो स्टैटिक रह जाता है, लेकिन जितनी भी जरूरत के हिसाब से सरकार एक करते है। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊं। यस सर। यस सर। कि 1991 में अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाज वेरी बैड, बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिचुएशन बहुत खराब था। यस सर। यानी अपने यहाँ जो बाहर से आने का पैसा कम था और जाने का पैसा ज्यादा था। तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए फिर उन्होंने क्या किया, ठीक है, एक इंसेंटिव स्कीम स्टार्ट किया। आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको इनकम टैक्स भरने का जरूरत नहीं है, डिडक्शन मिलेगा आपको। तो एक्सपोर्ट करो तो आपको पैसा आएगा सरकार का, तो वो बढ़ता गया। फिर जैसे जैसे वो बढ़ता गया, एक्सपोर्ट बढ़ते गए, स्लोली द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन इंप्रूव एंड वी हैड ए सरप्लस। तो फिर ये कानून रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट इज पर्पस का सर्व हो गया, तो उसको विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ इमीडिएट नहीं कर सकते, क्योंकि जब एक्सपोर्ट करते कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स होते हैं, तो इसलिए उसको सनसेट क्लॉज बोलते हैं। यस। उसको 5 साल में उसका ये करते हैं। तो एक साल में ऐसा था 100% ऑफ योर एक्सपोर्ट अर्निंग विल नॉट बी सब्जेक्ट टू टैक्स। फिर ये क्या 80% विल बी टैक्स सब्जेक्ट टू रिलीफ, देन 40%, देन 60%, 40%, 20%, 0%, लाइक दैट। वो सनसेट में उन्होंने उसको एलिमिनेट किया। तो लाइक दैट ये प्रोसेस चलते रहता है, नया इंट्रोड्यूस करना, विड्रॉ करना, ये चलते रहता है। दैट्स व्हाई इट्स ए वेरी डायनेमिक एनैक्टमेंट, इसलिए उनका प्रिंसिपल समझना बड़ा जरूरी होता है। यस सर। आप लॉ स्टूडेंट जो भी टैक्सेशन लॉ को अभी पढ़ रहे हैं, उनको कोई बुक या कोई रिसोर्स कुछ आप सजेस्ट करना चाहोगे जहां से वो अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हैं? नहीं, बेसिकली क्या होता है, जो बुक भी आप पढ़े, जो भी बुक पढ़ेंगे, यस सर। यस सर। वो बुक में क्या होता है, वो जो ऑथर जो है ना, यस सर। उसका इंटरप्रिटेशन होता है। यस सर। वो अपनी तरफ से इंटरप्रेट करता है उसको। तो वो नॉट नेसेसरी कि भाई वो एक्ट का इंटरप्रिटेशन हो। यस सर। जो दिमाग में रख के लॉ बनाया वो जरूरी हो, जरूरी नहीं है, लेकिन एक गाइड बन सकता है वो। तो सो मेनी बुक्स आर देयर। मैं कोई बुक के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, बट क्वेश्चन इज दैट जो भी बुक पढ़ेंगे उसको इतने सारे लिखा रहते हैं कि एक्ट, बेसिकली एक्ट पढ़ने से कोई एस्केप नहीं है। yes, एक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है। बैर एक्ट आपको पढ़ना है। बैर एक्ट पढ़ने के पहले आप उसका इंडेक्स पढ़ लीजिए पहले। yes, इंडेक्स पढ़ के पहला उसका ढांचा समझ लीजिए, उसका मैप समझ लीजिए। मैप समझ लीजिए। yes, एक बार मैप आप मैपिंग हो जाएगा आपके इस दिमाग में, ये स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा है। yes, तो फिर वो हिसाब से आप अंडरस्टैंड करके, हाँ ये अभी ऐसी के लिए पढ़ते जाओ। देन उसके बाद उसमें समझने को है, तो फिर अगर कुछ केस लॉस आ गया उसमें, yes, yes, तो केस लॉ पे आप देखिए उन्होंने ये इंटरप्रिटेशन क्यों लिया। yes, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि अभी आप नौकरी करते हैं, नौकरी के कनेक्शन में आप कहीं बाहर जाते हैं, yes, तो आप जाते हैं, वहां पर रहते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, आप वहां रहते हैं, तो आपको भी वो रिएम्बर्समेंट होता है। तो ये तो आपका इनकम नहीं हो गया, no, sir, क्योंकि आपने ये आपके एम्प्लॉयर के लिए किया है आपने, तो उसके ऊपर आपको, इसलिए उन्होंने क्या किया, एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी करने के लिए आपने जो भी खर्चा किया उसको आपको ऊपर जो भी रिएम्बर्समेंट मिलेगा उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा। इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे लिया गया, मैं घर से ऑफिस जाता हूं, yes, sir, आई एम ऑल्सो गोइंग फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। यानी मतलब उसका कैसा विपरीत निकाला जा सकता है, क्योंकि आपका ड्यूटी तभी चालू होगा जब ड्यूटी पे चढ़ेंगे आप। yes, sir, yes, वो तो आपका इट इज पार्ट ऑफ योर, यू हैव टू गो देयर। आपका ड्यूटी उधर से स्टार्ट, ड्यूटी यहां से स्टार्ट होता है। तो देन द थिंग केम अप इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, तो फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी को छोड़ के इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी करके आए। तो यानी ये जो इंटरप्रिटेशंस आते हैं, ये सब अमेंडमेंट जब भी आते हैं उसके पीछे एक स्टोरी होता है, वो समझना आपको जरूरी है।
यस सर। सर, आप इंडियन टैक्सेशन लॉ में कोई ऐसा लॉ जो आप चाहते हो कि वो चेंज हो जाए, या कुछ ऐसा लॉ जो आप चाहते हो कि वो इम्प्लीमेंट हो जाए एज अ एडवोकेट, नहीं, जिसकी सोसाइटी में नीड हो, बेसिकली जिसकी सोसाइटी बेसिकली देखिए ऐसा है कि अभी एज फार एज यू कंसिडर एज इंडियन टैक्सेशन रेट जो है वो Yes, क्वाइट रीजनेबल है। यस सर, यस सर, इट्स नॉट वेरी हाई। यस सर, लेकिन क्या होता है, पहले ऐसे भी सिचुएशन था कि जब 90% तक आपका टैक्स में चला जाता था, यानी 100 रुपया कमाओ तो 90 रुपए दे दो। यस सर, तो कोई भी आदमी चाहेगा नहीं कि अपनी जेब से पैसा आने के बाद बाहर निकाल Yes, sir. कोई भी नहीं, एक पैसा नहीं निकालेगा कोई आदमी। यस सर, और कोई उसमें एक्सेप्शन नहीं है। मैं भी, मेरे जेब में जब पैसा आ गया तो मेरे को उसे निकालना पड़ता है, मेरे को भारी पड़ता है। यस सर, तो इसलिए प्रोविजंस आए थे, जो टैक्स डिडक्टेड सोर्स का सिस्टम आया, टैक्स कलेक्टेड सोर्स का सिस्टम है, जो हाथ में आने के पहले ही कट जाता है तो मालूम नहीं पड़ते आप। नो 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 सर, तो वो हिसाब से तो वो सिस्टम दे आर गोइंग ऑन विद इट। इसलिए अपने को व्हाट स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस एज यू अर्न। यस सर, तो जैसे आप लेंगे वो हिसाब से आप करते जाएगा तो आपको वो सिस्टम भी इजी रहेगा। एंड मोर ओवर कंप्लेंट जैसे बढ़ते जाएगा, कंप्लेंट बढ़ेगा तो अभी सरकार को 100 रुपया चाहिए, यस सर, उसने अपने टैक्सेशन फॉर्मेट ऐसा बनाया कि 100 रुपया उसका कलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने नहीं भरा, 90 रुपया कलेक्ट हो गया, तो सरकार का 10 रुपया कम पड़ गया, यस सर, यस सर, तो उसको किधर से कलेक्ट करना पड़ेगा, या अगला साल 110 रुपये टैक्स लगाना पड़ेगा उसे, और ज्यादा डिफॉल्ट होंगे तो भरने वाला भरते रहेगा और जो एस्केप करने वाला वो एस्केप करते रहेगा। वो चीज नहीं होना चाहिए। इसलिए कंप्लेंट लाने के लिए जब टैक्सेशन रेट कम हो जाता है, ऑटोमेटिक कंप्लेंट्स गो। नाउ अभी जो सिस्टम्स जो है, अभी नाउ जो पहले नहीं था अभी होता है, का डिजिटलाइजेशन जो हुआ यस सर, है, यस सर, डिजिटलाइजेशन में जो हुआ है एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, कोई एस्केप नहीं है। पहले क्या, आप होटल में जाओ, आप खर्चा करो, कोई पूछने वाला नहीं है, आपका नंबर जो अनअकाउंटेड मनी है उसको खर्चा करो, किसी को पता नहीं चलेगा, हो गया काम, चल दिया। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, जाते ही लोग गूगल पे करते हैं, कोई फिर जाकर क्रेडिट कार्ड में पेमेंट करते हैं, कैश में पेमेंट करते हैं। यस सर, यस, लेकिन अभी वो परसेंटेज ऑफ डिजिटल थिंग हैज गॉन अप। इनफैक्ट वन ऑफ द टीवी डिस्कशंस, एक बार हमको एक सवाल पूछा था यस सर, कि अभी इनकम टैक्स कलेक्शन हैज डबल्ड, यस सर, तो उसका मतलब क्या है कि बहुत सारे पैसे आ गए। मैंने कहा नहीं, क्योंकि पहले क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल बता रहा था, Yes, मैं yes, yes. नॉट टेलिंग दैट डबल बोला तो एकदम 100 का स्टूडेंट लोग ऐसा नहीं है, बट एग्जाम्पल बता रहा था कि पहले क्या होता, जब 100 रुपया एक आदमी खर्चा करता है तो उसमें से क्या होता था कि 40% रिकॉर्डेड में जाता था, कि 60% अनरिकॉर्डेड में यस जाता सर, था। यस, अभी क्या हो गया, डिजिटल होने की वजह से वो 40 का 80 हो गया, यस सर, हो सकता है 100 से 90 हो गया, टोटल इकोनॉमी में वो 90 पे रह गया, Yes. 100 पे नहीं रहा, लेकिन फिर भी ऑन पेपर वो सरफेस में आ गया। जैसी चीज सरफेस में आती है, इट बिकम मोर इजी फॉर द इवन द लॉ मेकर्स टू डिसाइड एंड हाउ थिंग्स हैज टू गो ऑन। तो इसलिए ये जो डिजिटलाइजेशन जो है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। एंड एज फार एज पॉसिबल मैं स्टूडेंट्स को यही कहूंगा कि आप जहां भी जाएंगे, जो भी पेमेंट करेंगे, जो भी करेंगे, आप डिजिटल पेमेंट करो, Yes. क्योंकि वो रिकॉर्ड हो वो जाता है। रिकॉर्ड रहेगा। ऐसा नहीं कि आपके मोबाइल से क्या, आपका उसका मोबाइल नहीं, इट गोज थ्रू वेरियस चैनल्स, यस सर, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होता है। और प्री फिल्ड रिटर्न्स विल कम, जैसे उसमें ये डिटेल दे देगा आपको, ये खर्चा क्या, ये खर्चा क्या, आपका जो इनकम आप दिखा रहे हैं उसके इतना आपका खर्चा नहीं दिखा रहे, आप क्या बताना चाहते हैं। अगर आपका 100 रुपये आपने कमाया, आपका 200 रुपये आपका खर्चा दिखा रहे आपके नाम पे, बाकी 100 रुपये कहां पर आए, यस सर, तो आपको बताना पड़ता है। Yes, इसलिए आप भी कॉशियस हो जाएंगे, वो हिसाब से काम चलेगा। यस सर, अभी आप जाके वेजिटेबल वेंडर इज रेडी टू टेक इट ऑन ऑनलाइन, पहले ऐसा नहीं था। नो सर, तो इसलिए मोर एंड मोर डिजिटलाइजेशन टेक्निक, बिकॉज उनको कन्वीनियंस उसने देखा है। वो सोचते कि रिक्शा वाला सोचता है कि मैं कैश लेके घूमूं, रात को कोई पैसेंजर आके उसने मेरे पूरे लूट लिया तो मैं किधर जाऊं। यस सर, और अभी ऑनलाइन पेमेंट मेरे पास कैश है ही नहीं, वो लूट के कितना लूटेगा, जो गए दिए वही तो लेके जाएगा, बाकी तो पैसे मेरे सेफ है बैंक। नो सर, यस, So digital has also worked as safety and also has helped in bringing to surface the transactions, वो हिसाब से उसका मालूम करना। यस। सो सर, आपने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बताया था कि यू आर ए डायरेक्ट टैक्स एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आपने उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कैसे ज्वाइन करा था, उसमें आपने क्या क्या काम किया एज अ लीगल एडवाइजर? नहीं, अभी ऐसा है ना, ये जो डायरेक्ट टैक्सेस एडवाइजरी कमिटी होता है, यस सर, यस सर, डायरेक्ट एडवाइजरी कमिटी में देयर आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स। यस सर, उसमें एक एमपी होता है, यस सर, एक एडवोकेट होता है, यस,
एक मीन इंडस्ट्री इन कॉमर्स, इंडस्ट्री का एक होता है, कॉमर्स का एक होता है, यस सर, और लॉ एजुकेशन का एक होता है, यस सर, बैंक का एक होता है, इनकम टैक्स का एक डिपार्टमेंट का एक होता है, यस सर, अदर इनडायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट, ऐसे देयर आर अबाउट 10 पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स हु आर कमिंग। यस सर, यस। तो जो भी मैटर आती है तो उसके ऊपर हर एक अपने अपने हिसाब से उसकी सब देते हैं, हमारा रवैया लुकिंग एट इसका क्या है करके, Yes, sir, yes, sir. वो हिसाब से वो चीज को आगे डेवलप होता है। Yes. इट्स ओनली एडवाइजरी कमेटी, इट Yes, इज नॉट, हम जो कहते हैं वो कानून नहीं बन सकता है, Yes, sir, हम yes, sir. एडवाइस कर सकते हैं और कुछ बात। आप बस गवर्नमेंट को एडवाइस करते हाँ हैं। बस उतना ही, जब सवाल पूछा जाएगा तब हम जवाब दे सकते ओके। हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भी लॉ स्टूडेंट्स हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी टैक्सेशन लॉ को लेकर के। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो लॉ स्टूडेंट्स अभी अपने लॉ स्कूल्स में हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि वो आगे चल के बहुत सक्सेसफुल हो, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी हेल्प करे, अपनी कंट्री को भी आगे बढ़ाने में हेल्प करे, तो उन्हें आप क्या सजेशन देना चाहोगे? देखिए ऐसा है, वंस यू आर डन लॉ, यस सर, कानून पढ़ते हैं, यस सर, आपको इतना मालूम पड़ता है कि ये सब कानून एग्जिस्ट करता है। यस सर, जैसे मैंने जब LLB किया, Yes, sir. 29 लॉस वी स्टडीड, यस सर, हालांकि 1200-1300 लॉज है, बट वी स्टडीड ओनली 29 बेसिक लॉस। लॉस में देयर आर बेसिकली 3 कैटेगरीज। यस सर, वन इज कॉल्ड प्राइमरी लॉ, यस सर, सेकेंडरी लॉ एंड टर्शरी लॉ। जैसे आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आप कुछ बात कहते हैं हम उसको एग्री करते हैं, यस सर, एक एग्रीमेंट होता है, Yes, sir. ए प्रपोजल इज मेड, ए प्रॉमिस इज मेड, ए प्रॉमिस इज एक्सेप्टेड, ये अपना बेसिक हो गया। यस सर, उसके बाद हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यस सर, ये जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिक लॉ। फिर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर से जब आप कोई चीज खरीदते हैं, आप वो हम पैसे देते हैं, आप उसको देते हैं, इट बिकम सेल ऑफ गुड्स। यस सर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो होता है बेस उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, यस सर, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है सेकेंडरी लॉ। और सेल ऑफ गुड्स में से आप जो कमाते हैं, कमाने के बाद जो उसके ऊपर टैक्स पेमेंट करते हैं, वो आपका टर्शरी लॉ हो गया। यस सर, यस सर, यानी क्लासिफिकेशंस हो गया लॉस का। तो ये आपको इतना मालूम पड़ता है कि ये कानून ये सभी है। एंड ऑफ डूइंग LLB यू विल ओनली कम टू नो सर्टेन लॉस आर एग्जिस्टिंग। यस सर, और कहीं भी जाने को आपको डर नहीं लगेगा कि कोई बुक उठा के देखने के लिए कि भाई हमको ये सेक्शन पढ़ना है, पढ़ के चलेंगे करके। जब आप when you go out of the law college, in fact I was speaking to one of the NLSU का जो one of the senior professors एक बार बात कर रहा था, यस सर, तब मैं उनसे पूछा कि सर आप मेरे को बताइए कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास आउट और गोइंग फॉर लिटिगेशन। यस सर, तो उन्होंने कहा हार्डली एनी, क्योंकि 95% को कॉर्पोरेट्स पिकअप कर लेते हैं, ओके, और बाकी 4.5-5% लोग हैं, वो लोग अपने फैमिली यानी उनके पेरेंट्स का लॉ फॉर्म्स है या कोई वहां पर चले जाते हैं, वहां पर ये कर लेते हैं। हार्डली 1 or 2 पीपल कम टू लिटिगेशन, कोई जूनियर ज्वाइन करते हैं, फिर वो भी दे आल्सो आफ्टर सम टाइम गेट, बिकॉज दे गेट बेटर पे इन कॉर्पोरेट करके। यस सर, यस सर, ये जो आप आफ्टर फिनिशिंग द लॉ व्हेन यू गो टू टेक अप ए जॉब, यस सर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। एक ऑर्गेनाइजेशन बिग ऑर्गेनाइजेशन, यस सर, दूसरा होता है मीडियम से, दूसरा होता है स्मॉल। जो बड़ा होता है ना, उसमें यू विल बी डीलिंग विद ए सेक्टर ऑफ ए सेगमेंट ऑफ लॉ। यस सर, यस सर, यानी आप समझिए आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के पास चला गए, तो यू आर ज्वाइनिंग ए कंपनी विच इज हैंडलिंग, उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट है, तो उधर जाएंगे, उधर जाके उधर आप यू विल डील ओनली विद ट्रेडमार्क। इवन दो अदर सेक्शंस है, कॉपीराइट है, वहां पर ट्रेडमार्क है, सो मेनी अदर थिंग, उसके उधर नहीं आप ट्रेडमार्क में चले गए। ट्रेडमार्क में भी आप ये देखेंगे कि भाई हमें फाइलिंग में हैंडल करना है, तो फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन में आप लगे रहेंगे, क्योंकि आपको इतना काम होगा कि दैट विल बी बिजी विद ओनली दैट वन पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए सेक्टर विल बी हैंडलिंग। अब बाकी का तो आपको मालूम ही नहीं, तो ये चीज हो जाती है, यू डोंट नो एनीथिंग बियॉन्ड दैट ट्रेडमार्क। कॉपीराइट को पूछो आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या है करके, ये संबंधी की बात आ जाएगी। यस सर, देन बट उससे क्या होता है, आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको पकड़ आ जाएगी उधर। यस सर, देन व्हेन यू गो टू मीडियम क्लास, उधर क्या होता है, यू विल बी इन ए सेगमेंट, नॉट द होल लॉ। यस सर, एक सेगमेंट आप डील करेंगे, उस सेगमेंट में यू विल नो ऑल सेक्टर्स, यू विल कम टू नो अबाउट इट। व्हेन यू गो टू स्मॉलर फॉर्म, क्या होता है उसमें आपको सभी सेक्टर मिलेंगे, सभी सेगमेंट मिलेंगे, सब कुछ आपको एक्सपोजर वहां पर मिलेगा। यस सर, तो आप ऑल 3 टाइप्स ऑफ उसमें आपको काम करेंगे, तो उधर आपको आपके इंटर्नशिप में वो सीखने को काफी अच्छा मिल जाएगा। कभी कभी कोर्ट में जाते हैं तो खाली खड़े रहते हैं, डेट लेके आते हैं। यस सर, सवेरे से शाम कोर्ट में खड़े रहते हैं, खाली डेट लेके आ जाते हैं, बस वही काम समझते हैं, वही लॉयर पर के कर रहे हैं।
तो वो बात नहीं होती है, उसके पीछे ये होता है कि भाई जब इवन व्हेन द पर्सन इज टेकिंग ए डेट यू कैन ऑब्जेक्ट, वाई इज टेकिंग ए डेट, कोर्ट को कन्विंस करे कि भाई ये बस साहब इतने तो 15 टाइम्स इसने डेट ले लिया है, इज नॉट अपीयरिंग। यस सर। You can tell the court because court को ऐसे मालूम है they are handling too many cases, they are handling, they are hearing right from morning to evening. Yes, sir. वो कभी ऑर्डर बनाएंगे। And moreover, LLB profession of an advocate is not a 9 to 5 job. Yes, sir. आपको कोर्ट का टाइमिंग पे आपको कोर्ट में रहना पड़ेगा, उसके पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बाद में भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, स्टडी करके केस को क्या प्रेजेंट करना, ऑल एवरीथिंग शुड बी एट योर फिंगर टिप्स। बिकॉज आपका कोर्ट में गए आपका नंबर लगा समझो 25। Yes, sir. हो सकता है केस रीच करे या नहीं रीच करे, लेकिन रीच कर गया तो यू शुड बी रेडी टू आर्ग्यू इन द कोर्ट। तो आपको रेडी रहना, यू कैन नॉट टेल माय लॉर्ड मैं सोचा नहीं था कि केस ऑलरेडी आई हैव नॉट कम प्रिपेयर्ड, काइंडली गिव अनदर डेट, ऐसे नहीं पूछ सकते आप। तो यू शुड प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। दैट्स द थिंग। तो जैसा कि सर ने बताया कि एज अ लॉ स्टूडेंट आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा और अपने जितने भी आपकी ड्यूटीज़ हैं उसे ध्यान से करना पड़ेगा। सर आपका लॉ स्कूल डेज कैसे थे? लाइक आप लॉ स्कूल में कैसे थे? लाइक पढ़ने में कैसे थे? लाइक मीडियम स्टूडेंट या बहुत अच्छे थे पढ़ने में? और क्या आप अपने लॉ स्कूल को एंजॉय किए? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में अब वो पछता रहे लॉ लेकर के, शायद उनसे नहीं हो पा रहा है, तो हमें उन्हें मोटिवेट करने के लिए क्या आपका कैसा था लॉ स्कूल? नहीं, यही मैं कहा ना आपको, देखो ऐसा है व्हेन इफ यू आर कमिंग टू व्हाट फॉर योर कमिंग, आपका एजेंडा क्या, आप वकील क्यों बनना चाहते हैं? यस सर। ये आपको पहला डिसीजन होना है दिमाग में। जस्ट बिकॉज यू हैव गॉट अ ओरेटरी स्किल, आर्गुमेंटेटिव कैपेसिटी, कम्युनिकेशन स्किल, ये सभी है, ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। यस सर। लेकिन आपने लॉ कोर्स क्यों ज्वाइन किया? यस सर। क्योंकि आप एक कानून, एक देश चलाने के लिए कानून बनना पड़ता है। अभी कानून क्योंकि चीज में कानून होना चाहिए। अगर आप ऐसे भी एक रिसर्च करेंगे कि भाई इतने सारे कानून हैं, उनको कंसोलिडेट नहीं कर सकते क्या? अभी देखिए 2020 में उन्होंने एक कानून, एक है वेज कोड, यस सर, देन दे ब्रॉट सेफ्टी कोड, देन दे गॉट लेबर वेलफेयर कोड, ऐसे और ट्रेड यूनियन कोड, लेबर कोड, ऐसा करके लेके आए, वेज कोड, लेबर कोड। यस सर। वेज कोड और एक्ट में फर्क क्या है? एक्ट इज डीलिंग विथ वन सब्जेक्ट, कोड में कहते ग्रुप ऑफ एक्ट्स विच आर रिलेटेड टू ईच अदर कैन बी ब्रॉट इन। लाइक फॉर एग्जांपल वेज कोड जो कहते हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एक है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एक है, यस सर, मिनिमम वेजेस एक्ट है, यस सर, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है, यस सर, ये 4 एक्ट है। ये चारों एक्ट ऑल रिलेटेड टू पेमेंट ओनली, यानी आदमी को कितना पैसा, न्यूनतम कितना पैसा देना पड़ेगा वो मिनिमम वेजेस एक्ट पर बात करता है। देन इट सेज आपको एक्ट ये तारीख में आपको पेमेंट करना चाहिए, पेमेंट ऑफ वेजेस आ गया, वेजेस के साथ बोनस भी आ गया। बोनस का कंसेप्ट क्या है वो भी आपको समझना है, बिकॉज बोनस का कंसेप्ट ये होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बोनस, वन इज कॉल्ड एज प्रॉफिट ओरिएंटेड बोनस, यस सर, अनदर इज कॉल्ड डिफर्ड वेज। यस सर। डिफर्ड वेज का मतलब क्या है? जैसे आप सोचते हैं महीने में 4 हफ्ते होते हैं, पक्का होते हैं 4 हफ्ते, यस सर, कोई के महीने में 1-2 दिन ज्यादा होता है। सो 52 वीक्स मेक अ ईयर, एक साल के 52 हफ्ते हैं, लेकिन 12 महीने हैं। 12 इंटू 4 इज 48। 48 में और 4 हफ्ता बाकी है, वो 4 करेंगे तो वो 1 महीना ऐड हो जाता है। यस सर। तो आपको 13 पगार मिलना चाहिए। तो मिनिमम वेजेस एक्ट में क्या बोलता है? 8.33%। 8.33% का कंसेप्ट क्या है? 100 डिवाइडेड बाय 12 इज 8.33। यस सर। तो आपका 12 महीना, एक साल का आपको पगार 100 मान लिया, उसका 1/12 यानी 1 महीने का पगार कितना 8.33 हो गया। Yes, sir. तो आपको हर महीना आपको जो पगार मिलता है उसके बाद आपको और एक 8.33% मिलना आपका राइट बनता है। दैट्स इट इज कॉल्ड एज डिफर्ड वेज। Yes, sir. तो 3 दिन 2 दिन, जिस महीने में 30 दिन है, किसमें 31 दिन है, वो सबको डिफर करके लास्ट में एक बोनस करके 1 दिन का आपको दे देते हैं। तो यानी एक कंसेप्ट जो है, एक कंसेप्ट समझना आपका जरूरी पड़ता है। तो ये सब जो कपल होते हैं, यू कैन मेक अ स्टडी, टेक अप अ फ्यू लॉस एंड सी दैट उनको कंबाइन करके हम कैसे इस लॉ को कॉमन बना सकते हैं। यस सर, यस सर। दैट विल बी ए गुड स्टडी। एक अंडरस्टैंडिंग की बात आएगी आपको, तो वो समझ के करेंगे, वो हिसाब से आप सेम फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई टू द अदर केसेस आल्सो। इन डेप्थ समझना जरूरी है।
और कहीं आपको दिक्कत आएगी समझने के लिए, आपका वहां पर यू हैव टू रीड द बुक्स। अच्छा, ये कोई भी सो मेनी ऑथर्स आर देयर, मैं कोई एक ऑथर का रेकमेंड नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज जो भी ऑथर लिखता है वो अपने दिमाग में किसको रख के लिखता है वो जरूरी पड़ता है। यस सर, यस सर। तो इसलिए अगर वो स्टूडेंट को माइंड में रखता है तो लैंग्वेज सिंपल होगा। यस सर। अगर वो प्रोफेशनल को रखता है तो वो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज करता होगा। आई रिमेंबर इन वन केस में, एक बार कोर्ट में आर्ग्यू करते में वन लेडी शी वाज यूजिंग द वर्ड एब्रिविएशंस। यस सर। सर, AO should have done this. यस सर। तो judge, what is AO? यस सर। Then he said, sir, AO is assessing officer. Please tell like that. सर, TDS नहीं किया उसने। बोले TDS क्या होता है? बोला टैक्स डिडक्टेड सोर्स। यानी समटाइम इन द कोर्ट आप समझते हैं कि जज समझता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो समझते हैं। वो पूछते हैं तो आपको जवाब देना पड़ता है कि आप यू कैन से नो सर, वो TDS तो TDS ही, ऐसे बात करके नहीं होता है। यू शुड नो व्हाट यू आर स्टडीइंग, व्हाट यू आर टॉकिंग। वेरी क्लियर। आप सबको सामने वाला बोलता है यस आई नो गो अहेड नाउ, वो समझ गया, फिर आपको दोहराने की जरूरत नहीं। डोंट वेस्ट द टाइम ऑफ द कोर्ट, यू हैव टू टेल प्रॉपर्ली टू गो इनटू दैट, दैट्स राइट। सो यू हैव टू स्टडी। दिन में एटलीस्ट एक केस पढ़िए, यस सर। मे बी स्मॉल केस, और उसमें आप ये देखिए इसमें ये फैक्ट्स क्या है, ये प्रेजेंटेशन ऑफ द अपेलेंट क्या है, प्रेजेंटेशन और सबमिशन ऑफ द डिपेंडेंट क्या है, Yes, sir. रेशियो डिसीडेंटी क्या है, Yes. और कंक्लूजन क्या है। तो इससे क्या होता है, आपको एक आइडिया पता चल जाता है कि ये कानून ऐसा चलता है। और कहीं उनकी एजुकेशन भी इजी हो जाती है, लॉ को समझना इजी हो Yes, जाता बहुत नॉट ओनली इजी, आपको एक मजा आना लगता है। Yes, sir. यू डेवलप ए पैशन टू स्टडी लॉ। तो सर, आपका लॉ स्कूल का डेज कैसा था? शायद आप क्या एंजॉय किए थे अपने लॉ स्कूल को? हाँ, आई एंजॉयड, thoroughly enjoyed, because क्या है, my subject actually I started studying at the age of 60 law. यस सर। हालांकि मेरा ऑलरेडी माइंड और सेट, Yes. पूरा मैं इनकम टैक्स में 37 ईयर्स काम कर चुका हूँ, आई एम हैंडलिंग दैट लॉ ऑल द टाइम। तो बट उसको एक फ्रेमवर्क मिला हमको। यस सर। पहले हम क्या करते थे, वी यूज्ड टू स्टडी ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मी, उसके हिसाब से मैं चलता था। लेकिन अभी ये लॉ करने के बाद एक उसका पूरा नॉलेज को उसका हमने चैनलाइज करके बिठा दिया इधर। दैट इज व्हाई आई एम ए बेटर कम्युनिकेटर आफ्टर डूइंग द लॉ, यस सर। because I am able to come down to the level of the requirement of the students. यस सर। वो हिसाब से मैं उसको समझा के उनको बात बता सकता हूँ। जैसे आपसे मैंने आपकी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स में जब बात करता हूँ तो स्टूडेंट माइट हैव एंजॉयड द सेशन, यस सर। यस यस। क्योंकि when they enjoy that means what, उनको वो क्या सुनना चाहते हैं वो मैंने सुना है। मैंने आपके उस वो वाले लेक्चर में मैं भी वहां पे था, आपने एक गाना भी गा करके वहां कुछ सुनाया था, 2 लाइन। हाँ, जो बहुत इंटरेस्टिंग। बहारों फूल बरसाओ, यस सर। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया। इसका इंटरप्रिटेशन को बोला तो सब बोले हाँ ये तो महबूब मैं बेरेवरस कम। फिर मतलब इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे भी हो सकता है कि आया का मतलब है नहीं। यस। तो फिर आप पूरी गाना आप सुनिए, उधर जिधर भी आया आता है तो उसको मेड में रिप्लेसमेंट कीजिए, तो आपको मतलब आएगा कि अरे यार ये कहना क्या चाहता है और कहता क्या है। यस सर। आपको कम्युनिकेशन में भी ये सीखना है। दैट सॉन्ग वाज टोल्ड एज अ फन, यस सर। बट उसके पीछे स्टोरी ये है कि अब जब भी कम्युनिकेट करते हैं उसका मतलब क्या निकल सकता है, इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है, तो वो विपरीत हो जाता है। तो उसको आपको वेरी क्लियरली बोलना पड़ेगा। यस सर, नहीं तो वो आया हो जाएगा, फिर वो बाद में आपको पूरा गया हो जाएगा। नहीं सर, बहुत अच्छा है। लाइक हमारा जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे उन्हें बहुत चीज सीखने को मिला होगा कि टैक्सेशन लॉ कैसे चलता है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है, आपके एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंस क्या होता है हमारे लॉ के फील्ड में। सो सर, थैंक यू सो मच, आपने जो इतनी अच्छी बातें बताई। एट द एंड क्या कोई कोटेशन या कोई सॉन्ग या कुछ भी एक लाइन जो आप स्टूडेंट्स को बताना चाहो, उनके लिए देना चाहो एट द एंड में? नहीं, ऐसे देखो, टैक्सेशन का जो बात व्हेन आई एम टॉकिंग टू द एसएससीज को बोलते हैं, मजाक हम पालते हैं कि आप इनकम टैक्स से भाग नहीं सकते। यस सर। टैक्सेशन से भाग नहीं सकते। तो एक पुराना एक गाना याद आया, अजी रूट कर अब कहाँ जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। हम तो टैक्स ऑफिसर मिलेगा आपके सामने, आपको भाग नहीं सकते। सर ये गाना तो हम लॉयर्स के लिए भी बहुत अच्छा एप्लीकेबल होगा कि आप क्राइम करने के बाद या आपके साथ कुछ भी होता तो आप हमसे भाग नहीं सकते, आपको आना हमारे पास। नो डेथ एंड टैक्सेस आर सर्टन। यस सर। हाँ, कोई छुटकारा नहीं है उसमें से। और हम कहीं एवरी इंच ऑफ द लैंड इज कवर्ड यस सर बाय द टैक्सेशन डिपार्टमेंट। सब तरह से कोई बात बचने किधर भी नहीं है।
बचना है सीनो नहीं होता है, लो मैं आ गया, लो मैं आ गया। हाँ वैसा है। तो हर एक चीज को लेके आपको चलना है। तो बात ऐसी समझ, यू शुड स्टडी द लॉ, यू चोजन दिस लाइन, स्टडी विथ इंटरेस्ट। लेकिन आप इंटरेस्ट नहीं है, देन इट इज द बेस्ट स्लीपिंग बुक। अगर आप ऐसे टाइम बर्बाद करके जाना चाहते हैं तो वो बात अलग है, वो चीज से नहीं होती है। टेक अप सीरियसली द स्टडीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड जहां भी आपको लगे कि भाई हमें कोई चीज पढ़ने में दिक्कत होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, एंड आई कैन प्रोवाइड माई कॉन्टैक्ट नंबर और द ईमेल आईडी। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मैं ट्राई टू गाइड यू ऑन मेरे जो भी मेरे एक्सपीरियंस तजुर्बा है। आई एम नॉट क्लेमिंग टू बी एन एक्सपर्ट ऑन दिस, बिकॉज मैं क्लेम कर ही नहीं सकता, क्योंकि कानून बदल रहा है। यस सर। और इंटरप्रिटेशन बदल रहे हैं, क्योंकि आदमी के विचार बदलते हैं। कोई 50 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते कि हाथ में एक छोटा इंस्ट्रूमेंट लेके हम दुनिया में कोने में बात कर सकते हैं। तो अभी हो गया, ये सब कनेक्शन हो गया। इसलिए ये सब चीजों को हम पहले आई कुड डू समथिंग विद नॉलेज ऑफ एनीबॉडी, नहीं तो मैं घर में घुसता तो मेरे मैसेज आता है, वेलकम होम करके मेरे को मैसेज आता है मोबाइल में, समबडी ट्रैकिंग मी। यस सर। तो ये सब चीज होता है, इसलिए यू शुड बी रेडी अबाउट दैट। एंड एज फर लॉ स्टूडेंट, यू शुड फर्स्ट एसिमुलेट द सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, एंड देन स्टडी। समझ के पढ़ना, आपको रट लगाना नहीं है। जैसे रट लगाने के ऊपर एक लाइन बता दूंगा। रट लगाया लड़के ने, yes, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट मैन, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट मैन, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट मैन, ही गॉट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, ही गॉट इंडिपेंडेंस, रट लगा के चला गया। yes, सवाल आया, हु गॉट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया? तो जवाब क्या लिखा उसने? ही गॉट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। तो टीचर ने बोला ये तो गलत है। बोला कैसा गलत है? आपका सवाल पूछने को नहीं आता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं महात्मा गांधी का नाम लूं, तो आपको पूछना पड़ेगा कि भाई हु वॉज अ ग्रेट मैन? आई वुड रिटर्न महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट मैन। आपने मेरे सवाल क्या पूछा? हु गॉट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया? बुक में क्या लिखा है? ओके परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच सर, आपने जो अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम मुझे दिया। मैं मानता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो ये पॉडकास्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और एट द एंड आप क्या कोई कोटेशन या कुछ पोयम आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए बताना चाहोगे? देखिए ऐसा है कि एक छोटी लाइन, 2 लाइन की पोइट्री है कि हर बीज से पौधा नहीं उगता, एवरी सीड डज नॉट जर्मिनेट इनटू अ प्लांट। लेकिन हर पौधा एक बीज से ही उगता, एवरी प्लांट जर्मिनेट्स फ्रॉम ए सीड। हर कोशिश कामयाबी में नहीं बनती, एवरी एफर्ट डज नॉट रिजल्ट इनटू सक्सेस। लेकिन हर कामयाबी एक कोशिश से ही शुरू होती है। एवरी सक्सेस स्टार्ट्स विद एफर्ट। इसलिए बीज ऐसे बो, सो ये सीड इन सच ए मैनर, यस सर, कि हर बीज से निकले पेड़, यस सर, नॉट प्लांट, प्लेड। यस सर। कोशिश ऐसे करो, डू एन एफर्ट इन सच ए मैनर, कि हर कोशिश से मिले कामयाबी। एवरी एफर्ट रिजल्ट इनटू सक्सेस। वाह सर, परफेक्ट सर। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भी